हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग सारे के सारे? होपफुली आपकी पढ़ाई और आपकी सेहत एकदम से फिट एंड फाइन है। तो आज हम फिर से जुड़ चुके हैं इस फैंटेस्टिक लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जिसका नाम है वेदांतु पंजाब। और आज हम कंटिन्यू करेंगे आपकी प्लस टू के बोर्ड एग्जाम की बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम की रिवीजन को। लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को 2 लेक्चर्स के थ्रू रिवाइज किया था। आज हम शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि ये चैप्टर भी काफ़ी लेंदी है तो हमें इसको भी 2 लेक्चर्स के थ्रू ही रिवाइज करना पड़ेगा। मेरा नाम है डॉक्टर अतुल, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु लर्निंग सेंटर पटियाला। अगर आपको जेनेटिक्स के लेक्चर्स बेहतरीन लगे, आपको लगा कि उनसे आपको कुछ हेल्प हुई है, तो काइंडली लेक्चर्स को शेयर करें और आने वाले लेक्चर्स के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बोथ बोर्ड्स एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 5-6 साल का डाटा निकाल के देखो, नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। लेंदी होने के साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी ट्रिकी चीज़ें हैं, ढेर सारे इन्वेंशंस हैं, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो हम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं जा पाएंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्विकली और चीज़ों को आपको इजीली रिवाइज करवा पाऊं। चलिए लेट्स बिगिन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हमें स्टार्ट करना है डीएनए के साथ। बच्चों, हमने जेनेटिक्स जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करते हैं, मेरे हिसाब से तो पहले चैप्टर ये होना चाहिए एक कॉन्टिन्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर हम पहले मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं। हम यहाँ पर ये समझते हैं डीएनए और जीन का स्ट्रक्चर है क्या। हालांकि जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करते हैं, वहाँ पर हम सुपरफिशियली फिजिकल लेवल पे जाते हैं। यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर चीज़ों को देखते हैं। तो मैंने उस लेक्चर में भी आपको बताया था डीएनए और जीन के बीच में डिफरेंस क्या है। हम अपने एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल के डीएनए की लेंथ की बात करें तो यहां दिया हुआ है, इट इज 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये हैप्लॉइड के लिए है। और अगर मैं अपने डिप्लॉइड की बात करूं, इट इज 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये मेरे टोटल जीनोम की लेंथ है, डीएनए की लेंथ है। इसी तरह से एनसीईआरटी में कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं जिनका डाटा हमें याद होना चाहिए। बैक्टीरियोफाज साई 174 का जो डीएनए है दैट इज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। अब इससे आपको यह पता चल रहा है इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो पक्का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। अगर वो डबल स्ट्रैंडेड होता तो बेस पेयर मेंशन किया जाता। बैक्टीरियोफाज लैम्डा 28502 बेस पेयर्स एंड ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। ये डाटा एनसीईआरटी का है, हमें याद करना है। अब प्रोकैरियोट के केस में तो बच्चे हमने पढ़ा था कि सारा का सारा डीएनए ऑलमोस्ट फंक्शनल है। बट अगर आप अपने डीएनए की बात करें, हमारा सारा डीएनए फंक्शनल नहीं होता है। फंक्शनल सेगमेंट और यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो होता था उसको अपन क्या बोलते थे? जीन। करेक्ट। और हमने पढ़ा था 1 to 2% के आसपास हमारे डीएनए में जीन ऑक्यूपाइंग एरिया है। करेक्ट। तो डीएनए धरती पे ऑलमोस्ट जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनमें ये न्यूक्लिक एसिड होने के साथ साथ एक जेनेटिक मटेरियल की तरह भी बिहेव करता है। आरएनए जो है वो सिर्फ कुछ वायरसेस की बात करी जाए, पोलियो वायरस, रेबीज वायरस, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अदरवाइज सारी लाइफ फॉर्म में यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है डीएनए को। हमारे केस में आरएनए का क्या काम है? वो डीएनए में जो कोड है उसको कैरी करके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लेकर जाता है, मैसेंजर आरएनए। एडाप्टर किसको बोलते हैं पुत्र? हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। ट्रांसफर आरएनए को एडाप्टर बोला जाता है। इट लिंक द आरएनए माने जो कोड ऑन आरएनए विद अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑन प्रोटीन। द कैटलिस्ट, ये बात हो रही है राइबोसोमल आरएनए की। यहां पर एक और चीज ध्यान देने वाली है कि हमें यह बताया गया है +1 बायोमोलिक्यूल में दैट enzymes are proteinaceous in nature, yes, but there are some RNAs which can also act as enzyme, serves as catalyst, and RNA acting as enzymes are called as
राइबोजाइम्स। तो हम पढ़ेंगे हमारा आरएनए भी एंजाइम की तरह काम करता है और वो राइबोसोमल आरएनए है। करेक्ट। डीएनए की लेंथ बेस पेयर में मेंशन करी जाएगी अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो, और जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है। हमारे डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर भी मेंशन करी जाती है एक सेल के अंदर। तो दोनों तरह के यूनिट यूज किए जा सकते हैं। आप मीटर्स में भी मेंशन कर सकते हो, आप बेस पेयर में भी मेंशन कर सकते हो। ओके। अब डीएनए की जो डिस्कवरी है उसके बारे में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में शुरुआत में कुछ चीजें दी गई हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फेमस नाम हैं, हमें वो नोट करने हैं। फिर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। करेक्ट। तो चार बहुत बहुत फेमस नाम है मेरे बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वॉटसन एंड क्रिक, ये दो नाम। विल्किन एंड फ्रैंकलिन। वॉटसन एंड क्रिक का फेमस डबल हेलिकल राइट हैंडेड 3 डायमेंशनल मॉडल इन्होंने दिया था 1953 में, यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ विल्किन एंड फ्रैंकलिन, जिस चीज के लिए बच्चों इनको 1962 में नोबेल प्राइज मिला था। बस फ्रैंकलिन को ये नोबेल प्राइज नहीं मिला था क्योंकि इनका 1962 से पहले देहांत हो गया था। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क था हमारी बायोलॉजिकल साइंसेस के एवोल्यूशन में, डीएनए का स्ट्रक्चर पता लगना। क्योंकि डीएनए इज वंडर मॉलिक्यूल। इस धरती के ऊपर पाए जाने वाले हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फीचर्स हैं दे आर अंडर द रेगुलेशन ऑफ डीएनए। तो काफी सालों की जद्दोजहद के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने डीएनए का स्ट्रक्चर आया था, और जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर आया इसके बाद आगे की रिसर्च बढ़ी, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। करेक्ट। एक और नाम है बच्चों एरविन चारगफ। मेंशन किया जाता है चारगफ रूल्स, दैट डीएनए में जो बेसिस हैं, ए हमेशा टी के साथ बेस पेयर करता है वाया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, टी हमेशा जी के साथ पेयरिंग करता है यूजिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो 1950s में एरविन चारगफ ने 1950s में कुछ रूल्स मेंशन किए थे डीएनए के स्ट्रक्चर के रिलेटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर करने में। फाइन। अब मैं मूव करूंगा डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर। डीएनए इज पॉलीमर बच्चों, डीएनए इज पॉलीमर। एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है मेड अप ऑफ छोटे छोटे सेगमेंट्स। डीएनए इज पॉलीमर। एक मैक्रो मॉलिक्यूल है बच्चों, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। पॉली माने मैनी, मर माने मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के बनाया गया है। तो डीएनए जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बनाया गया है उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमर्स ऑफ डीएनए एज वेल एज आरएनए। डीएनए और आरएनए के बारे में हमें क्या पता है? बोथ डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड्स। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं न्यूक्लिक एसिड पे आता हूं, फिर डीएनए के ऊपर मूव करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, एसिडिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। न्यूक्लिक एसिड्स, हमारा यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सीधा क्या होता है? न्यूक्लियोइड। तो हमारे पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं, डीआरएनए एंड आरएनए। अच्छा, दोनों के दोनों आर पॉलीमर्स एंड दोनों के दोनों आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों को ही छोटे 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 न्यूक्लियोटाइड से जोड़ के बनाया गया है। अब ऑब्वियसली हमारा चैप्टर डीएनए के आसपास चलता है, तो हम डीएनए के ही न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करेंगे, डीएनए के ही डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आरएनए का स्ट्रक्चर डीएनए के स्ट्रक्चर से ही काफी रिजेंबल करता है। तो अब हमें यह समझना है कि एक न्यूक्लियोटाइड किसकी बनी हुई है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के बनाया गया हुआ है। एक एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? तो एक न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। वन इज पेंटोज शुगर, 5 कार्बन की शुगर, T5। जैसे हम ग्लूकोज की बात करते हैं T6, इसी तरह से
यहां पर जो शुगर्स हैं वो 5 कार्बन की। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो मेरे पास डीऑक्सीराइबोस है, नाम ही सजेस्ट करता है ना बच्चों। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है बोलो? डीऑक्सीराइबोस। तो उसमें शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोस। आरएनए में टाइप ऑफ शुगर कौन सी है? राइबोस। तो पहला डिफरेंस आपकी आंखों के सामने, आरएनए और डीएनए में जो शुगर है वो डिफरेंट होती है। ये एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हैं। तो पहला कंपोनेंट आ गया 5 कार्बन की शुगर। जो दूसरा कंपोनेंट है बच्चों वो है मेरा नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस माने नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स। हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक प्यूरीन, बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ते होते हैं। दो साइकिल हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, एक 6 मेंबर, एक 5 मेंबर, दोनों आपस में फ्यूज हैं और आपको यहां पर नाइट्रोजन मिल जाता है। नाइट्रोजन मिल जाता है इन रिंग्स में। तो ये प्यूरीन का बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारे पास दो तरह के प्यूरीन होते हैं, एडेनाइन एंड ग्वानिन, एडेनिन ए से, ग्वानिन जी से। करेक्ट। इसी तरह से मेरे पास पिरामिडीन है बेटा। पिरामिडीन इज सिंगल रिंग। इसमें भी आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा पुत्र, यहां नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन। करेक्ट। 3 तरह के पिरामिडीन हैं। थाइमिन, डीएनए में थाइमिन होता है। साइटोसिन, डीएनए हो या आरएनए हो, साइटोसिन दोनों में होगा। यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है। तो दूसरा डिफरेंस ये आ गया, एडेनिन बोथ डीएनए आरएनए, ग्वानिन बोथ डीएनए एंड आरएनए, साइटोसिन बोथ डीएनए एंड आरएनए, थाइमिन is only and only present in DNA, यूरेसिल is only and only present in RNA। ये दूसरी चीज आ गई बच्चों। और तीसरा चीज आ जाता है, ये दूसरा कंपोनेंट था, तीसरी चीज आ जाती है पुत्र हमारी फॉस्फोरिक एसिड या सिंपली फॉस्फेट। तो कुछ नहीं, सिंपल एक फॉस्फेट इस तरह से मेंशन किया जाता है। कुछ किताबों में आपको फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा, कुछ किताबों में सिंपली फॉस्फेट मिल जाएगा। एक न्यूक्लियोटाइड इन 3 कंपोनेंट से जुड़ के बनता है। तो अब हमें ना एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ के बनाना भी पड़ेगा। करेक्ट। तो हम एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, कैसा होता है बच्चों? सबसे पहले हमारे पास क्या है? नाइट्रोजनस बेस। अब मैं डीएनए की बात करूंगा, ठीक है? डीएनए की ही मेन बात होगी। सो दिस इज लेट्स से एनी प्यूरीन, 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। डिटेल स्ट्रक्चर आपको ना तो एनसीईआरटी में ना तो आपको याद करने की जरूरत है। यस, दिस इज नाइट्रोजन, लोकेशन 1 2 3 4 5 6। लोकेशन 1 लोकेशन 3 पे नाइट्रोजन होता है, देन 7 8 एंड 9 यहां पर भी नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है। हम बस उन्हीं चीजों की बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा एडेनिन हो या फिर ग्वानिन हो, एडेनिन हो या फिर ग्वानिन हो, बेसिक स्ट्रक्चर ये है। हल्का सा डिफरेंस है जो हम एडेनिन और ग्वानिन में देखते हैं। अगर मेरे पुत्र यहां पर पिरिमिडिन हो, ये तो प्यूरिन है, अगर पिरिमिडिन हो तो याद रखिएगा वहां पर जो नाइट्रोजन 1 है, फर्स्ट नाइट्रोजन है, वो इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज बेस, नाइट्रोजनस बेस। देन वी हैव पेंटोज शुगर। दिस इज योर पेंटोज शुगर। कार्बन 1, कार्बन 2, 4 oxygen, and this is carbon 5. We have OH, H, 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 OH, H, CH2OH, H, H and OH. This is your 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन है। करेक्ट। तो जब आपका ये एक बेस शुगर से जुड़ता है तो एक बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड बनता है इनके रिएक्शन से। यहां वाटर लॉस होता है, पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये 9th नाइट्रोजन और फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर ज्वाइन हो जाता है। इस लिंकेज को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, दिस इज योर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बेस विद शुगर। जब बेस शुगर के साथ जुड़ता है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड नहीं, ध्यान देना, न्यूक्लियोसाइड, बेस शुगर।
अब तीसरा कंपोनेंट क्या था बच्चों? तीसरा कंपोनेंट था सर फॉस्फेट। दिस इज योर फॉस्फेट, दिस इज आर फॉस्फेट, करेक्ट। यहां पर भी बॉन्ड बनता है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, अगेन यहां पर भी वाटर लॉस होता है और फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट के साथ जुड़ता है। फर्स्ट कार्बन नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है, फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट के साथ जुड़ता है और यहां पर ये बॉन्ड बनेगा P, बीच में ऑक्सीजन रह जाएगा एक, H2O तो निकल गया, सॉरी यहां पर ये निकलेगा OH पूरा, ऑक्सीजन बीच में रह जाएगा, ये निकलेगा, फाइन। एंड दिस इज C5 एंड दिस इज फॉस्फेट। इस बॉन्ड को बोलते हैं हम फॉस्फो, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, दिस इज योर न्यूक्लियोटाइड, बेस शुगर फॉस्फेट, डन। बेस शुगर न्यूक्लियोसाइड, बेस शुगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड। अब चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड में शुगर और फॉस्फेट तो सेम है, एवरी टाइम क्या डिफरेंट करेगा? यस, या तो यहां ए होगा और जी होगा और सी होगा और टी होगा, बस ये ध्यान दें। तो हमारे पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड किसके बेसिस के ऊपर हैं? 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर, फाइन। दिस इज योर नाइट्रोजनस बेस। सॉरी। अब हम एक और चीज देखते हैं, हमने क्या बोला? दैट डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जोड़ो 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 तो क्या बन जाएगा? डीएनए। तो बेटा अब एक न्यूक्लियोटाइड तो हमने बना लिया, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे जोड़ा जाता है वो भी हम क्विकली देखते हैं, तो ध्यान दें। लेट्स से दिस इज योर एनी बेस, मैं इस बार एक पिरामिडिन बनाता हूं, दिस इज योर शुगर, ठीक है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, यहाँ ऑक्सीजन है, कार्बन 4, दिस इज कार्बन 5, H, H, O, P, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट है ना? बेस शुगर एंड फॉस्फेट। अब हमारे लिए यहां पर थर्ड कार्बन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, H, 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 थर्ड कार्बन इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। अब एक नया न्यूक्लियोटाइड लगने के लिए आ रहा है, चलिए उस न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। उसमें भी एक क्या होगा? बेस। बेस के साथ क्या एसोसिएटेड होगा पुत्र? शुगर, ठीक है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, काफी नीचे हो गया, जस्ट ए मिनट, एक मिनट, यस। लेट्स से की बार मैंने एक प्यूरीन बना लिया, ठीक है। प्यूरीन होगा या पिरिमिडीन होगा, एक ही बात है, ठीक है। दिस इज नाइट्रोजन फर्स्ट, दिस इज नाइट्रोजन 9, ये आ गया शुगर। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड ऑक्सीजन। दिस वाज योर कार्बन 5, H, H, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या था? फॉस्फेट, OH, OH, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ध्यान दें, यस, H, OH, H, H, ये H ही है, यहाँ H है, ठीक है। हाँ, अब एक न्यूक्लियोटाइड जो प्रीवियस वाला है उसके साथ एक नया न्यूक्लियोटाइड लगने के लिए आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड है, जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसके थर्ड कार्बन का OH, और जो नया न्यूक्लियोटाइड लगने के लिए आ रहा है उसके फिफ्थ कार्बन का जो फॉस्फेट है उसका जो OH है, इनके बीच में रिएक्शन होता है। सेम वैसे जब ये रिएक्ट करेंगे वाटर लॉस होगा और बॉन्ड क्या बनेगा? ध्यान देना यहां पर, C3 ऑक्सीजन, वाटर निकल गया तो एक ऑक्सीजन रह गई, देन फॉस्फेट तो था ही था, देन अगेन वी हैव ऑक्सीजन एंड देन वी हैव C5। देखिए जरा, यही है ना, C3 ऑक्सीजन, फॉस्फेट ऑक्सीजन, C5। एक बेटा ये फॉस्फोएस्टर, एक बेटा ये फॉस्फोएस्टर, इस पूरी लिंकेज को हम बोलते हैं
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, दो दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए तो टर्म क्या आएगी? डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरी न्यूक्लियोटाइड, डन। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो ऐसे ही होगा। लेट्स से मेरे पास एक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, एक, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। लेट्स से मेरे पास ये 6 न्यूक्लियोटाइड की चेन है। ओके, तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा बेटा, उसका ये फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट फ्री होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 5 एंड। फिर ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर, 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 ये जो लास्ट है इसका थर्ड कार्बन का OH फ्री है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 3 एंड। तो दिस इज वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डाई न्यूक्लियोटाइड माने दो। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होंगे तब हम टर्म क्या यूज करेंगे? यस, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है जी। और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जैसे मान लीजिए कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हाउ मैनी लिंकेजेस? 1 2 3 4 5, 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस। करेक्ट। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो बच्चे, डीएनए इज नॉट वन स्ट्रैंडेड, डीएनए इज मेड अप ऑफ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, one another polynucleotide chain, and both polynucleotide chain are linked via hydrogen bonds. तो मान लीजिए ये मेरी एक फॉस्फोडाइस्टर चेन आ गई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 5 एंड 3 एंड। तो एक और आएगी, पोलैरिटी ऑपोजिट होती है, ये हम पढ़ेंगे अभी, और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। जैसे नॉर्मल एक रेलवे ट्रैक होता है या एक स्टेयर केस है, वैसा ही। बट हाँ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल था वो डबल स्टैंडर्ड ही था, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, बट दैट इज हेलिकल, जो मैं आगे आपको बनाता हूं। ये बिल्कुल आपकी बेसिक समझ बनाने के लिए। ठीक है, तो डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। वो 2 स्ट्रैंड्स का मतलब है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। One is 5 to 3, then another one is 3 to 5, opposite polarity, and both chains are joined via hydrogen bond. और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं बच्चों? बेसिस के बीच में। जरा दोबारा से ध्यान दें। लेट्स से ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ध्यान दीजिएगा। 5 एंड 3 एंड 5 एंड 3 एंड। होपफुली आपको 5 3 समझ आ गया। अब शुगर बेस, शुगर बेस, शुगर बेस, शुगर बेस, शुगर बेस, शुगर एंड बेस, यही था ना। और ये बीच में व्हाइट कलर का बॉन्ड क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो सामने तरफ वाले तरफ भी क्या होगा? सेम, शुगर बेस, शुगर बेस, बेस, शुगर बेस, शुगर बेस, शुगर बेस। इन दोनों के बीच में क्या आएगा? यहां पर मैं रेड कलर बना देता हूं, फॉस्फेट। दिस इज फॉस्फेट। Phosphate was linker na? Yes, this is phosphate. So one nucleotide made up of what? Base, sugar, phosphate, base, sugar, phosphate, base, sugar, phosphate, base, sugar, phosphate, done. तो यहाँ वाला बेस सामने वाले बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। अब डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे किसके ऊपर? टाइप ऑफ बेस। अगर ए है तो सामने पक्का टी होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे? 2। अगर जी है तो सामने पक्का सी होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे? 3। तो ये बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताने के लिए डीएनए के स्ट्रक्चर का। करेक्ट। अब इन्होंने न्यूक्लियोसाइड मेंशन किया। अब एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स हैं, न्यूक्लियोसाइड कैसे मेंशन किया जाता है। जब भी आपको डीएनए के बारे में बात करी जाएगी, जब भी आपको डीएनए के बारे में बताया जाएगा, तो याद रखिएगा डीऑक्सी शब्द शुरू होगा। डीऑक्सी, डीऑक्सी एडिनोसिन, एडेनिन प्लस डीऑक्सी राइबोस, बेस प्लस शुगर। तो सेम डीऑक्सी ग्वानोसिन,
बेस प्लस शुगर, डीऑक्सीसाइटिडिन बेस प्लस शुगर, डीऑक्सीथाइमिडिन बेस प्लस शुगर। साथ में आरएनए का भी लिखा हुआ है, तो आरएनए की शुगर कौन सी होती है? राइबोस, इसलिए एडिनोसिन। अगर डीई लग जाए पीछे, डीऑक्सी लग जाए, तो वो ये डीएनए का है। तो न्यूक्लियोसाइड का नाम आपको पता होना चाहिए। डीएनए का है डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सीसाइटिडिन, डीऑक्सीथाइमिडिन। आरएनए में डीऑक्सी नहीं होगा तो एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडिन एंड यूरिडिन। यहां पर यूरिडिन आएगा, पता है ना? डीएनए वर्सेस आरएनए का डिफरेंस। चलिए अब ये देखिए, मैंने आपकी एनसीईआरटी का ही एक फिगर लिया हुआ है। इसमें ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जोड़ी गई हुई हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ध्यान दीजिएगा, है ना? तो 5 एंड पहली न्यूक्लियोटाइड चेन, दिस इज 3 एंड। दूसरी चेन 5 एंड 3 एंड। होपफुली आप समझ पा रहे हैं। ये पहला न्यूक्लियोटाइड शुगर बेस फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट। 1 2 3 4, 4 न्यूक्लियोटाइड। सेम यहां पर 1 2 3 4। और देख लीजिए, अगर ए है तो सामने पक्का क्या होगा? थाइमिन। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स? 2। तो जीसी के बीच में 3 3। ठीक है ना? एनसीईआरटी ने भी पहले नॉर्मल आपको बस बताया कि देखिए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू वो कनेक्टेड होती हैं। यस। अब जो डीएनए का मॉडल दिया था वॉटसन क्रिक ने, उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और बेटर तरीके से। ध्यान दे, फिर मैं जस्ट अ सेकेंड, फिर मैं थोड़ी सी थ्योरी के ऊपर आऊंगा। तो हमें बताया गया है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स और दोनों एक दूसरे के साथ हेलिकली ट्विस्टेड हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यस। ये पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 5 एंड 3 एंड। ओके बच्चा? दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कुछ ऐसे बना लेते हैं। थ्रू आउट द डीएनए इसका डायामीटर या इसकी विड्थ सेम ही होती, करेक्ट? तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दोनों हेलिकली अरेंज्ड हैं और दोनों के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन बना दी, ये मेंशन कर रहे हैं इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है? तो डीएनए की दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी ऑपोजिट है 5 to 3। तो इस दो स्ट्रैंड है ना, एक ऐसे है, दूसरा इसके ऊपर ऐसे ही हेलिकली अरेंज्ड है। इस डीएनए का जो डायामीटर है, जो विड्थ है, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। दिस इज विड्थ इज कांस्टेंट थ्रू आउट द डीएनए। जैसा है पूरे पूरे डिस्टेंस तक इसकी क्या होगी? विड्थ सेम होगी। अच्छा बच्चों, इस चीज के ऊपर ध्यान दो। जब ये कंप्लीट टर्न मार के आता है, जैसे ये कंप्लीट हो गया या फिर ये वाला ऐसे, इसको हम बोलते हैं 1 टर्न और 1 हेलिक्स। इसको मेंशन किया जाता है 1 टर्न और 1 हेलिक्स, और जिसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है? यहां से लेके यहां तक, करेक्ट? अब इसमें आप देखेंगे, अब यहां पर आपने रेड वाले के ऊपर फोकस किया, यहां आप जरा ग्रीन वाले स्ट्रैंड के व्हाइट वाले स्ट्रैंड के ऊपर फोकस करें, तो आप क्या देखेंगे? एक कंप्लीट टर्न के दौरान, इसके दौरान एक ये वाली कैविटी क्रिएट हुई अंदर की तरफ को, ग्रूव, ये, और एक आगे छोटा सा। तो जब भी ये कंप्लीट टर्न लेके आता है स्ट्रैंड, उसमें एक ये, इसको मेंशन किया जाता है बच्चे मेजर ग्रूव। इसकी डायमेंशंस हैं 22 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आप देख रहे हैं, ये देखिए छोटा सा ग्रूव, ये छोटी सी कैविटी, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बच्चे
इसको हम बोलते हैं बेटा माइनर ग्रूव, ठीक है। और इसकी लेंथ है 12 एंगस्ट्रॉम, तो ऑब्वियसली 12 एंड 22 इज 34 एंगस्ट्रॉम। तो मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव ये भी टर्म दी जाती हैं। अच्छा, एक टर्न में 1 टर्न की लेंथ, चलो यहां मेंशन करते हैं, एक टर्न में हमें लेंथ कितनी बताएगी? 34 एंगस्ट्रॉम। एक टर्न में अगर हमसे ये पूछा जाए कितने बेस पेयर्स कवर हो जाते हैं, तो नियर अबाउट 10 बेस पेयर्स। तो कई बार हमसे ये भी पूछा जाता है कि दो बेस पेयर के बीच में गैप कितना होगा, जैसे इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा। तो सिंपल बेसिक मैथ्स, टोटल कितना डिस्टेंस है, डायमेंशन है 34 एंगस्ट्रॉम, 34 के अंदर कितने बेस पेयर कवर हो जा रहे हैं? 10। तो दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? ऑब्वियसली 34 अपॉन 10, दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव या साथ के साथ पड़े हुए बेस पेयर। जो डीएनए का मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था वो यही है। इसको बीडीएनए बोला जाता है, बैलेंस्ड डीएनए। अरे आपके न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ डीएनए हो सकता है किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, ट्रांसक्रिप्शन हो रही हो या किसी तरह की म्यूटेशंस में इन्वॉल्व हो रहा हो, किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा हो, तब ये डायमेंशंस में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था वो उस डीएनए का स्ट्रक्चर बताया गया था जो किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, और इसके ये जो डायमेंशन है वो सारे के सारे बैलेंस्ड हैं, एक प्रॉपर स्पेसिफिक मेंटेन करते हैं अपने डायमेंशंस को। फाइन, यही है आपका वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल। तो आते हैं अब, जो हमारे पास एनसीईआरटी की डिस्क्रिप्शन है वो क्या मेंशन करती है, चलो देखें जरा। यस, बेस पेयर इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ बोथ द पॉलीपेप्टाइड, नहीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। देखो, बेस पेयर उनके बीच में बनते हैं। दूसरी चीज, प्यूरीन बेस एक न्यूक्लियोटाइड का लिंक्ड विद पिरिमिडीन, तो प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन के साथ है और वो लिंकेज कुछ इस तरह से है। नंबर 2, एडेनिन और ग्वानिन के बीच में 2 और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे रिस्पेक्टिवली। फाइन, चलो देन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स राइट हैंडेड मैनर में एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, हेलिकली अरेंज्ड हैं। यस, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, या मैंने अभी क्या मेंशन किया था, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और पिच ऑफ द हेलिक्स इज, जब भी एक हेलिक्स की बात करी जाएगी तो या 3.4 नैनोमीटर मेंशन कर दो या फिर 34 एंगस्ट्रॉम, ये हेलिक्स की बात करी जा रही है। फाइन, एंड स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस एक बेस पेयर दूसरे बेस के ऊपर स्टैक्ड फॉर्म में होता है, ये मेंशन किया हुआ। स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर इज कंफर्ड बाय प्रेजेंस ऑफ बेस पेयर्स वन अबव अनदर, वन अबव अदर। फाइन जी, चलो ये आपका अगेन एनसीईआरटी का एक छोटा सा फिगर बेस पेयरिंग के बारे में मेंशन करी जा रही है। फाइन, अब देखें ना आप इसको जरा ध्यान से, जो मैंने ऐसे बनाया था ऐसे, ये तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ये तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। मैंने इस तरह से मेंशन किया ना, चलो यहां यूज करते हैं। मैंने ऐसे मेंशन किया, तो ये चीज तो शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, करेक्ट। बेस तो ऐसे निकला हुआ होगा, ये बेसिस हैं, करेक्ट। जो दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो भी कुछ इस तरह से ऐसे, इसमें भी ये क्या है, शुगर फॉस्फेट। फाइन, और यहां सामने देखें, इसका बेस सामने वाले के बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड है। फाइन, दो बेस पेयर जो है वो दो बेसिस जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो ये बेस पेयरिंग मेंशन करी हुई, ठीक है। फाइन, आगे चलते हैं। हाँ, अब हमारे और प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या डिफरेंस है हमने पढ़ा था। पैकेजिंग करने की बात अगर करें तो, अगर मैं बात करूं एक प्रोकैरियोटिक सेल की, तो जो न्यूक्लियस है वो है ही नहीं, या फिर हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड है, जो डीएनए है वो खुले तौर पे बैठा हुआ है।
इसके आसपास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, फाइन। इसके आसपास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ओके। जो डीएनए है इसका वो एक क्रोमोसोम का बना हुआ है, 1 क्रोमोसोम। डीएनए एक क्रोमोसोम में ही पैक है और इसका डीएनए जो है वो सर्कुलर है। अच्छा, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड को अंदर पैक करने के लिए यू नीड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। यूकैरियोट में होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ हिस्टोन नहीं होते, यहाँ होते हैं पॉलीअमाइन्स। तो जितना भी डीएनए है, जैसे हम बात करते हैं हमारे सेल में 2.2 मीटर डीएनए है, वो एक साइटोप्लाज्म के अंदर आपको पैक, सॉरी साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस के अंदर पैक करके रखना है। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, तो यू नीड ऑपोजिट चार्ज टू गेट पैक्ड। आप पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के साथ इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को क्या करते हैं, पैक। ये आ गया प्रोकैरियोटिक के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियोइड होता है, ओपन होता है, कोई हिस्टोन प्रोटीन जिसमें नहीं होते, डीएनए सर्कुलर है, ऐसा डीएनए है सर्कुलर डीएनए। हमें ऐसा इसलिए बताया जाता है क्योंकि अगर इसी सर्कुलर को मैं ऐसे 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 कर दूं तो ये इस तरह से वुलन वॉल जैसा इकट्ठा हो जाएगा, अदरवाइज इट इज सर्कुलर डीएनए। अब अगर हम अपने डीएनए की बात करें, हमारा डीएनए यूकैरियोट्स में वी हैव दिस यूकैरियोटिक सेल, देन वी हैव दिस न्यूक्लियस, double membrane structure, and within nucleus, yes, DNA is packed with proteins। RNA भी होगा, वाटर भी होगा, तरह तरह के मिनरल्स भी होंगे। तो जो डीएनए पैक किया जाता है उसके लिए स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। और हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड से बना होता है जिनका नाम है लाइसिन एंड आर्जिनिन। मैं आपको जरा पैकेजिंग का पैटर्न बताता हूँ, ठीक है। हमें जैसे डीएनए बताया जाता है कि लेट्स से दिस इज योर डीएनए, है ना, एक नॉर्मल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाए। अब अगर मैं बोलूं ये डीएनए इस तरह से नहीं होता, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करी जाती है। हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन्स बोल दीजिए या सिंपली हिस्टोन प्रोटीन बोल दीजिए, मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, अभी हमने मेंशन किया लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक। हिस्टोन मेरे पास 4 तरह के हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, करेक्ट। अब ये चारों के बारे में बात करते हैं पहले। H2A, H2B, H3, H4, ये 4 और इनकी भी 2-2 कॉपीज, इसको हम बोलते हैं ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। H2A, H2B, H3, H4 और इनकी भी 2-2 कॉपीज हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8। इस पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन के आसपास आपका डीएनए ऐसे रैप्ड हुआ पड़ा होता है। लेट्स से तूने ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो बनाया वो डीएनए है, तो डीएनए ना इसी तरह से हिस्टोन्स के आसपास रैप हुआ पड़ा होता है। एंड दिस डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है बेटा जी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका डीएनए ऐसे नहीं हो सकता, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो डीएनए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के आसपास लिपटा हुआ होता है और बेसिक यूनिट ऑफ पैकेजिंग इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम, फाइन। तो हमें जब डीएनए माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है क्रोमैटिन का, तो वो ऐसे देखा जाता है। आगे आएगी टर्म इस तरह से, तो मैं कलर चेंज करता हूं, ध्यान दें, यस। So this red color thread like structure is DNA, but that DNA is wrapped around center में कहीं कहीं पर बीच में क्या आ रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें ऐसे लगता है जैसे
बीड्स, बीड्स माने छोटे छोटे दाने, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर अरेंज्ड ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसा लगता है। मैं अगर आपके डीएनए की बात कर रहा था, जो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है, द डीएनए इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पर जब डीएनए है तो वो डीएनए इस तरह से नहीं होगा, डीएनए बीच बीच में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के आसपास लिपटा होगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें कुछ ऐसे दिखता है जैसे ये छोटे छोटे बीड्स क्या हैं, ये छोटे छोटे बीड्स क्या हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, तो हमारा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन की मदद से पैक किया जाता है। फाइन, चलो, यस। हिस्टोन ऑक्टेवर मैंने मेंशन किया इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम, एक ये मैंने टर्म मेंशन करी। लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स होती हैं जो ये बनाती हैं। न्यूक्लियोसोम इज रिपीटिंग यूनिट इन क्रोमेटिन, इट प्रिवेंट डीएनए फ्रॉम गेटिंग टेंगल्ड, बहुत उलझने से बचाता है, आपको बीड्स लाइक स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग ऐसी अपीयरेंस मिलती है। ठीक है, और एक न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए कवर हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ, लेट्स से ये तेरा हिस्टोन का ऑक्टामर था, ठीक है बेटा, तो हिस्टोन के ऑक्टामर के आसपास कितना डीएनए लिपटा हुआ है, तो कितनी लेंथ बताई जा रही है, यस 200 बेस पेयर। इसका मतलब क्या हुआ, आप नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकाल सकते हो, कैसे, सिंपल, टोटल डीएनए कितना है डिप्लॉयड जीनोम में, इतना, हर न्यूक्लियोसोम के आसपास कितना डीएनए कवर हो रहा है, 200 बेस पेयर, आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास न्यूक्लियोसोम का नंबर आ जाएगा। फाइन, तो न्यूक्लियोसोम इज बेसिक पैकेजिंग यूनिट ऑफ डीएनए, और ऐसा नहीं है डीएनए सिर्फ इस बेसिक लेवल पे ही पैक्ड है, इसके बाद और भी प्रोटीन होते हैं जिनको हम एनएचसी मेंशन करते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मतलब जो हिस्टोन नहीं है, हिस्टोन से भी अलावा कोई और प्रोटीन है जो डीएनए को अपर लेवल पे पैक करते हैं, ये बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है। ये मैंने आपकी डीएनए एनसीईआरटी से एक छोटी सी फिगर ली हुई है, ये देखिए आप, करेक्ट, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बताया जाता है हिस्टोनिक ऑक्टामर, और उसके आसपास लिपटा हुआ है, यस, ये तेरा डीएनए। अब H1 इस हिस्टोन की बात करते हैं, तो लेट्स से ये पुत्र, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा एक न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम, सॉरी, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा, मैंने ऐसे 3 न्यूक्लियोसोम बनाए, और बेटा जी इसके आसपास ऐसे डीएनए रैप हुआ पड़ा है, करेक्ट, ये आ गया, फिर ये डीएनए रैप हुआ पड़ा है, फिर ये आ गया, फिर ये डीएनए रैप हुआ पड़ा है, करेक्ट। अब जो बाकी के हिस्टोन थे H2A, H2B, H3, H4, वो तो यहां पर हैं, बट आपका जो H1 है वो पुत्र यहां कहीं बीच बीच में होता है। दो न्यूक्लियोसोम को लिंक करने वाला डीएनए क्या होगा, एक ये न्यूक्लियोसोम, एक ये न्यूक्लियोसोम, इन दोनों को लिंक करने वाला डीएनए क्या है, बीच में जो डीएनए है इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। तो बच्चों इस हिस्टोन को भी तुम क्या बोलोगे, लिंकर हिस्टोन, और लिंकर हिस्टोन इज योर H1, H1 हिस्टोन, ठीक है, H1 हिस्टोन इज योर लिंकर हिस्टोन। होपफुली आपको पैकेजिंग के बारे में आइडिया लग गया। फाइन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिया हुआ है, तो ये जो छोटे छोटे बीड्स, ये न्यूक्लियोसोम बताए जा रहे हैं, देखिए मैं रेड पेन यूज करता हूँ, यस, ये बीड्स बताए जा रहे हैं, फाइन, ठीक है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, तो यहाँ पर जैसे ये धागा स्ट्रिंग है उसके ऊपर ये छोटे 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 बीड्स, वैसी सी अपीयरेंस है। ओके, चलिए, ये जैसे मैं बताया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन एनएचसी कॉम्प्लेक्सेस, जो कि और अपर लेवल पे अपनी पैकेजिंग करते हैं, फाइन। और जब मैं एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इस हाईली जेली लाइक स्ट्रक्चर को फंक्शन के बेसिस के ऊपर देखूं, है तो ये डीएनए ही, कहीं कहीं पर डीएनए जरूरत से ज्यादा ओवर पैक हुआ पड़ा है, ये वाला एरिया जहां पर बहुत डेंस पैकिंग हुई पड़ी है, जहां पर बहुत ज्यादा डेंस पैकिंग हुई पड़ी है, वहां का डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता, इट मींस डीएनए से वहां पर आरएनए की फॉर्मेशन नहीं होती, और हमने पढ़ा है बेटा जी सारा का सारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता,
सिर्फ जीन ऑक्यूपाइंग एरिया होते हैं जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो इस एरिया को जहां पर पैकेजिंग थोड़ी ज्यादा डेंस है वो नॉन कोडिंग डीएनए है, और इस एरिया को हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, एंड इट इज, जब इसकी मैंने स्टेनिंग करी, लेट्स से मैंने क्रोमैटिन को स्टेन करूं, तो कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो डार्कली स्टेन होंगे। डार्कली स्टेन क्यों होंगे? क्योंकि वहां पर डीएनए ओवर पैक हुआ पड़ा है तो ज्यादा स्टेन कैरी करेगा। तो दिस इज डार्क स्टेन, फाइन। और वहीं अगर मैं दूसरे एरियाज को देखूं, जैसे ये लेट्स से ये वाला एरिया या फिर ये वाला एरिया, ये थोड़े हल्के स्टेन हुए पड़े हैं बेटा जी, दे आर कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन। इस एरिया को क्या बोलते हैं हम? यूक्रोमैटिन। दिस इज फंक्शनली एक्टिव। और जब हम स्टेन करने गए होंगे, यहां पर पैकेजिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, इसलिए ही इस एरिया में क्या हुई? लाइट स्टेन। ठीक है जी, यस। डेंसली पैक्ड, लूजली पैक्ड, हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, नॉन कोडिंग, नॉन एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव है, डार्क स्टेन है, और यहां पर क्या है? लाइटली स्टेन। वी हैव हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। देखिए यहां पर लिखा हुआ है दैट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एरियाज where chromatin is loosely packed and lightly stained. Correct? Heterochromatin transcriptionally inactive areas where chromatin is densely packed and they take up dark stain. Stain यहां पर थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। फाइन। तो यहां तक हमारी बात हुई बेटा जी डीएनए के बेसिक्स, डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई। देन जो बी डीएनए वाटसन क्रिक ने दिया उसका प्रॉपर डायमेंशंस। देन हमने बात करी पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो ये सेगमेंट कवर हो गया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। बच्चों ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि रिवीजन से आपको कुछ बेनिफिट हो तो आपको अपनी एनसीईआरटी साथ में रखनी पड़ेगी। आपकी काफी बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज ये सबसे बड़ा चैप्टर है दोस्तों। मैं इसको खत्म कराते कराते जान निकल जाती है अगर अच्छे से ये चैप्टर करवाना हो। बहुत सारे बच्चे मैंने अपने टीचिंग करियर में देखे हैं इस चैप्टर में बहुत बहुत तंगी फील करते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। समझाना समझना दोनों चीज़ों के लिए डिसेंट टाइम चाहिए। फाइन। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बोल रहा हूँ, आप डाटा निकाल के देखिएगा, पिछले 5-6 सालों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगेन फिर अगला हिस्सा ये आता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे पता चला। अब इससे पहले मैं एक पॉइंट पहले ही डिस्कस कर लूं, किसी भी मॉलिक्यूल को तुम जेनेटिक मटेरियल बोलो, उसके फीचर होने क्या चाहिए। यस, फिर हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे कि कैसे पता चला डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बट अगर आप प्रोटीन, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन सभी को कंपेयर करो, आप पाओगे डीएनए एक अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होने के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी स्ट्रक्चर अपने आप को डबल नहीं कर सकता, अपनी एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बना सकता। डीएनए अकेला है जो कि अपने आप को क्या कर सकता है? डबल, जिसको आप क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। और आप बोलोगे ये रेप्लिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे बेटा, लेट्स से तेरा स्किन सेल है, स्किन सेल में लेट्स से एक्स डीएनए है, ठीक है, दो नए सेल बनेंगे, माइटोसिस होगी, दो नए सेल बनेंगे, दोनों सेल में मुझे डीएनए तो बराबर ही देना पड़ेगा ना। तो अगर मैं डीएनए आगे बराबर देता हूं, तुम्हें नहीं लगता पहले मुझे डीएनए को डबल करने के लिए डीएनए को डबल करना ही पड़ेगा, 2x करना ही पड़ेगा, करेक्ट? तो डीएनए इज द ओनली बायो मैक्रोमोलिक्यूल विच कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आ गया स्टेबिलिटी का। आप डीएनए, प्रोटीन और आरएनए की स्टेबिलिटी मेजर करके देखो, आप पाओगे डीएनए सबसे ज्यादा स्टेबल है। और अगर कोई मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल बनना चाहता है, स्टेबिलिटी तो चाहिए, बात बात पे आप चेंज हो जाओगे तो बात तो बनेगी नहीं यार, ठीक है। इट इज स्ट्रक्चरली केमिकली हाईली स्टेबल। मैं एक डाटा देता हूं, आप 100 डिग्री सेल्सियस तक भी
टेम्परेचर दीजिए, डीएनए का स्ट्रक्चर पूरी तरह से टूटेगा नहीं, खराब होगा नहीं। और आप जानते हैं मेजरली प्रोटीन्स क्या होते हैं, 40-50 डिग्री सेल्सियस के बाद तो डीनेचर हो जाते हैं। आरएनए इज हाईली हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोस शुगर। डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस, राइबोस हाईली रिएक्टिव OH ग्रुप एट 2 OH, यूरेसिल इज ऑल्सो हाईली रिएक्टिव, इसलिए ये स्टेबल है। तीसरा, अब मैंने बोला कि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, बात बात पे चेंजेस नहीं आते, बट एक डिसेंट वे में हल्के हल्के चेंजेस आते रहते हैं। उन हल्के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं पुत्र जी, म्यूटेशंस। और अगर एक प्रॉपर वे में हल्के फुल्के लेवल पे म्यूटेशंस आती रहेंगी तो चेंजेस पॉसिबल हैं। अगर चेंजेस होते रहेंगे तो वेरिएशंस आएंगी, वेरिएशंस होते रहेंगी तो एवोल्यूशन होता रहेगा। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक और पॉइंट, ये दूसरा आ गया। तीसरा, चौथा, हर एक सेल में होना चाहिए। और बताओ कौन सा यूकैरियोटिक सेल है जिसमें डीएनए ना हो? हर सेल में आपको डीएनए मिल जाएगा। 5वें नंबर पे मेंशन किया हुआ है, जब हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो हमने पाया कि फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स जा रहे हैं। तो जो डीएनए है दैट मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। जिस तरह से मेंडल ने बोला था कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास होते हैं, डीएनए उन रूल्स को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। तो ये अपने आप को उसी तरह से ही ओबे करवाता है, एक्सप्रेस करवाता है जैसे मेंडल ने कहा था। ठीक। और लास्ट पॉइंट, डीएनए कैन स्टोर, डीएनए कैन ट्रांसफर एंड डीएनए कैन एक्सप्रेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज मेंडल मेंशन। ठीक है जी, डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास होती है वो हम मेंशन करेंगे आगे एक टर्म, जेनेटिक कोड। ठीक है, तो वो हिडन फॉर्म में है, आरएनए में ऐसा नहीं होता है। फाइन, चलो अब आ जाते हैं हम एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर। आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, क्या आप डीएनए और आरएनए में डिफरेंस निकाल सकते हैं? यस, आप टेबल बनाइए, आपको पता है, हमने मेंशन की है अभी अभी। फाइन, क्या अब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए काफी समय लगा। ये कुछ फेमस एक्सपेरिमेंट है हमारे सिलेबस में जो हमें बात करने हैं, एक एक करके हम हर एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। मैं पहले मेंशन कर दूं दैट सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है उसकी बेसिक से शुरुआत हुआ, वो 1928 में किया गया, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। इसके बिल्कुल 1944, 16 साल के बाद, ये 3 साइंटिस्ट, एवेरी, मैक्लियोड एंड मकार्टी, अगला सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ। अभी तक कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं आए थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बट ये जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है हर्शे एंड चेस का, 1952 में किया गया हुआ, ये फाइनल अनइक्विवोकल प्रूफ है। एनसीईआरटी ने ये टर्म लिखी हुई है, अनइक्विवोकल, मतलब इसके बाद कोई संदेह नहीं रहा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, नहीं है, या कोई और है। डन। सबसे पहले ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ग्रिफिथ भाई साहब एक बीमारी के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये उनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ प्रिंसिपल दिया, क्या था वो समझते हैं। तो ग्रिफिथ एक बीमारी के ऊपर काम कर रहे थे, निमोनिया। निमोनिया के बारे में उन्होंने बताया, इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए। और उन्होंने अपने काम के दौरान ये पता लगाया कि इस बैक्टीरिया की ना 2 स्ट्रेन्स हैं। देखो, ये भी आपको शब्द पता होना चाहिए, एक ही स्पीशीज की जब हल्के फुल्की कुछ वेरिएशंस हो उसके मेंबर में, तो हम जब तक नई स्पीशीज ना बने, तो प्लांट एनिमल के केस में हम टर्म यूज करते हैं ब्रीड। जैसे डॉग इज अ स्पीशीज, उसकी अलग अलग ब्रीड आती हैं। प्लांट में शब्द यूज किया जाता है वैरायटी। इसी तरह से वायरसेस में, बैक्टीरियाज में या लोअर ऑर्गेनिज्म में टर्म यूज किया जाता है स्ट्रेन। ठीक। तो इसकी उन्होंने बताया 2 स्ट्रेन है, मैंने देखा। एक को उन्होंने नाम दिया S3, एस का मतलब है यहां पर स्मूथ, और उन्होंने बोला ये वो बैक्टीरिया है जो एक्चुअल में बीमारी करता है, इट इज द
विरुलेंट फॉर्म, ये बीमारी करने वाला था। दूसरी स्टेन इन्होंने पता करी आर रफ स्टेन एंड इट वाज नॉन पैथोजेनिक ए वेरुलेंट, इससे बीमारी नहीं हो रही थी। डन। फिर उन्होंने रीजन दिया कि ऐसा क्या था, तो उन्होंने बोला ये जो स्मूथ वाले बैक्टीरिया हैं, इनको मैंने स्मूथ इसलिए बोला कि जब मैं इनको पेट्री प्लेट्स में ग्रो करवाता हूं तो ये बैक्टीरिया कॉलोनीज बनाते हैं। अब आपको पता होगा कॉलोनीज होती क्या है, विजिबल फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। एक बैक्टीरिया आपको नहीं दिखता है, पर अगर आप एक बैक्टीरिया की जगह पे लेट्स से प्लेस कर देते हैं, उसको खाना देते हैं, बैक्टीरिया डिवाइड करेगा हर 15-20 मिनट के बाद। तो लगातार डिवाइड करते करते करते, जहां पर पहले एक ही बैक्टीरिया था, कई हजारों डिविजन्स के बाद वहां पर लाखों बैक्टीरिया आ गए, करोड़ों बैक्टीरिया आ गए, और फिर वो एक विजिबल डॉट लाइक स्ट्रक्चर देता है। इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉलोनी, विजिबल फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये वाले बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज थी वो स्मूथ आ रही थी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। बैक्टीरिया के आसपास कैप्सूल नाम की कवरिंग होती है, और ये कैप्सूल आपको पता है बैक्टीरिया को क्या देता है, प्रोटेक्शन। तो मान लीजिए अगर एस बैक्टीरिया मेरे अंदर आता है, इसके पास कैप्सूल है, उस कैप्सूल की मदद से इसको मेरे इम्यून सिस्टम से मिल जाएगा डिफेंस। मेरा इम्यून सिस्टम इसका कुछ नहीं कर पाएगा और फिर ये मेरे को निमोनिया कर देगा। वेयरएज आर वाले में रफ कॉलोनीज थी, कैप्सूल इज एब्सेंट। तो कैप्सूल ना होने की वजह से मेरे इम्यून सिस्टम ने इसको टारगेट किया और इसको मार गिराया। तो रफ वाले बैक्टीरियाज बीमारी नहीं कर रहे थे। फाइन, ये बेसिक था। अब उन्होंने एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट चलाया। उसने क्या किया, एस वाली स्ट्रेन ली, सॉरी यस सॉरी, पहला सेट रफ वाले बैक्टीरिया लिए, लिखा हुआ है नॉन विरुलेंट, बीमारी नहीं कर सकते। माइस में इंजेक्ट किए। अब माइस को ना तो निमोनिया हुआ और ना ही माइस मरा, माइस सरवाइव कर गया। लॉजिकल है, समझ आता है, फाइन। अच्छा, दूसरा केस लीजिए, स्मूथ बैक्टीरिया लिए, वो विरुलेंट थे, बीमारी कर सकते थे। अच्छा, उनको इंजेक्ट किया माइस में, माइस को निमोनिया हुआ, निमोनिया होने से माइस मर गए, डेथ होगी, लॉजिकल है। तीसरा सेट, जो एस स्ट्रेन थी, उनको मार गिराया। तो जब बैक्टीरिया मर गए तो उनकी बीमारी करने की काबिलियत भी कम हो जाएगी। उनको हीट किल किया गया, ये देखिए, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तो पहले मैंने बैक्टीरिया लिए, उनको मार दिया हीट करके, फिर उनको माइस में इंजेक्ट किया। माइस को कुछ नहीं होगा यार, बैक्टीरिया मर चुके थे, सरवाइव। और ये जो चौथा सेट था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का नाम। हमने इसमें ग्रिफिथ ने क्या किया, पहले एक टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया लिए एस एस, उनको मार दिया। क्या ये एस मरे हुए बैक्टीरिया बीमारी कर सकते? नहीं। दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या लिए, आर बैक्टीरिया, जिंदा ही लिए, और दोनों को मिक्स कर दिया। अब बच्चों, दोनों ही इंडिविजुअली बीमारी नहीं कर सकते थे, फाइन। ना मरे हुए एस कर सकते थे, ना जिंदा आर कर सकते थे। माइस में इंजेक्ट किया, देखा गया कुछ माइस मर गए, कुछ सरवाइव कर गए। एनसीईआरटी ने सिर्फ ये लिखा कि मर गए, नहीं, कुछ सरवाइव भी कर गए। अब जो मर गए, ग्रिफिथ ने ये बोला, यार मैंने ये दोनों चीजें जो डाली, इन दोनों में से कोई भी माइस को मार ही नहीं सकता था, तो माइस कैसे मर गया? तो उसने माइस की बॉडी की टिश्यू एग्जामिनेशन करी और पाया इसकी बॉडी के अंदर लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया है। और ग्रिफिथ चकरा गया कि ये कैसे हुआ, मैंने तो मरे हुए एस डाले थे और चेक भी किया था ये जिंदा ना हो, तो अंदर जाके ये जिंदा कैसे हो गए? यहां पर ग्रिफिथ बस अपनी हल्की सी कंक्लूजन देके चले गए। ग्रिफिथ ने बोला, मेरा मानना यह है
सॉरी, यस, जस्ट अ मिनट, ओके। ग्रिफिथ ने कहा कि मैं, या ग्रिफिथ का जो कंक्लूजन था वो कुछ इस तरह से थे कि मैं ये मानता हूं कि भैया मरा हुआ एस तो पक्का मरा हुआ एस तो जिंदा नहीं हो सकता, पक्का से डेड एस आर लिविंग, सॉरी, उसने बोला देखो जो मरा हुआ स्मूथ था वो तो जिंदा नहीं हो सकता, ये जो आर लिविंग है शायद यही ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म शब्द का मतलब है बदल गया। उसने बोला पक्का मरे हुए डेड की बॉडी से कुछ इसकी बॉडी में एंटर कर गया और आर लिविंग को स्मूथ लिविंग में ट्रांसफॉर्म करवा गया, और जो ट्रांसफॉर्म करवा के गया इसी को ग्रिफिथ ने बोला ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। बट वो क्या मॉलिक्यूल था इसके बारे में ग्रिफिथ कुछ भी बता नहीं पाए, तभी ना स्मूथ लिविंग ने माइस किल किए होंगे। फाइन। तो ग्रिफिथ के काम का कंक्लूजन सिंपली ये है कि पक्का मरे हुए एस बैक्टीरिया का बॉडी का कोई कंपोनेंट रफ बैक्टीरिया के अंदर गया और उन रफ बैक्टीरिया को स्मूथ लिविंग में ट्रांसफॉर्म कर दिया और फिर उन स्मूथ लिविंग वालों ने माइस को किल किया होगा। बट ग्रिफिथ ये बताने में सक्सेसफुल नहीं रहे, ना उन्होंने शायद इंटरेस्ट लिया कि ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल था जिसने ये चीज कर दी। फिर जैसे मैं बात कर रहा था, एवेरी मैक्लियॉयड एंड मकार्टी ने 1994 बिल्कुल 16 सालों के बाद ग्रिफिथ सर के इसी एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया और उन्होंने फाइनली ये बताया ये डीएनए था जो ऐसा करके गया। तो उनका एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि जो एस स्ट्रेन है, डेड एक्स स्ट्रेन, डेड मरे हुए एस लिए, उनकी बॉडी से अलग अलग केमिकल्स निकाले और माइस में इंजेक्ट किए। फाइन। इसको हम थोड़ा सा खुद बना के समझ के देखते हैं। स्मूथ डेड, ठीक है बेटा। अच्छा, एक और चीज जो चेंज करी एवरी ने, एवरी वगैरह ने सोचा कि हो सकता है चूहे की बॉडी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इसलिए एवरी, मैक्लियोड एंड मकार्टे ने माइस की बॉडी में आगे एक्सपेरिमेंट नहीं किए, उन्होंने टेस्ट ट्यूब में इन विट्रो में आगे काम किए, तो दैट अगर माइस की बॉडी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो तो उसको हम पहले ही क्या कर दें, बाईपास। ठीक है। तो एस डेड का अलग अलग कंपोनेंट निकाले गए, डीएनए प्यूरिफाई किया गया, आरएनए प्यूरिफाई किया गया, लिपिड्स प्यूरिफाई किए गए, कार्ब्स प्यूरिफाई किए, डन। और सॉरी, ऐसे लेना चाहिए था। और जो जिंदा आर थे उनके साथ मिक्स करके देखा, ये सारे आर हैं, जिंदा आर, ठीक है। तो सेपरेटली पहले डीएनए लिया, उसको आर स्ट्रेन के साथ ट्रीट करके देखा, तो क्या पाया, क्या पाया बेटा जी, ये आर किस में कन्वर्ट हो गए, स्मूथ में, ठीक है। आरएनए लिया, जब इंटरेक्ट करा के देखा तो देखा आर के आर ही रहे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। जब लिपिड्स आर के साथ इंटरेक्ट करा के देखे तो पाया आर आर ही रहा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। और जब कार्बोहाइड्रेट आर के साथ इंटरेक्ट करा के देखा तो फिर उसने अगेन देखा कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। इसका मतलब आरएनए, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट ये चीज़ नहीं करवा रहे। इवन प्रोटीन्स भी लिए थे, प्रोटीन्स भी ये चीज़ नहीं करवा रहे। इट इज़ द ओनली डीएनए विच इज़ द कैपेबिलिटी, विच पोजेस द कैपेबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लिविंग आर इनटू लिविंग स्मूथ। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था वो डीएनए ही है
इस चीज को कंफर्म किया था एवेरी वगैरह ने। डन। और डीएनए प्योर फॉर्म में, डीएनए प्योर फॉर्म में ऐसा करता है, ये भी उन्होंने कंफर्म किया। तो ग्रिफिथ ने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है, एवरी ने बोला वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, वो जो केमिकल है वो कोई और नहीं डीएनए है और प्योर फॉर्म में है। फाइन। यस। डन। ये देखिए, जब पॉलीसेकेराइड लिए गए कार्बोहाइड्रेट और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मतलब डीएनए तो लिया गया होगा और डीएनए के साथ एसोसिएटेड अगर कोई पॉलीसेकेराइड है उनको डिस्ट्रॉय किया गया, डीएनए ने माउस किल कर दिया। डीएनए के साथ अगर बाई चांस कोई लिपिड एसोसिएटेड थे, लिपिड डिस्ट्रॉय किए, डीएनए ने माइस किल कर दिया। डीएनए के साथ अगर कोई आरएनए एसोसिएटेड था, आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, अकेले डीएनए ने माइस किल कर दिया। जब डीएनए के साथ अगर कोई प्रोटीन एसोसिएटेड थे, प्रोटीएजेस डाले, प्रोटीन को किल किया, तब भी माइस मर गया। और लास्ट वाले केस में अगर डीएनए ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मतलब आपने डीएनए लिया, साथ में एंजाइम डाल दिए डीएनएस, तो आपको क्या पता है डीएनएस ने क्या कर दिया होगा, डीएनए तोड़ दिया गया होगा, न्यूक्लियस डीएनए को तोड़ देते हैं। और जब डीएनए ही टूट गया तो देखा तब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई और माइस भी फिर सरवाइव कर गया होगा। फाइन। तो ये डीएनए ही था और डीएनए प्योर फॉर्म में था, ये इन्होंने चीज क्लियर करी। फाइन। पर अभी भी लोग सारे के सारे साइंटिफिक कम्युनिटी इस चीज से कंप्लीटली एग्री नहीं थी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो फाइनल जो एक्सपेरिमेंटेशन करी गई थी वो हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट था 1952 का, जिससे ये कंप्लीटली क्लियर हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, ध्यान दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक तो वायरस लिए, बैक्टीरियोफाज, those viruses which infect bacteria are called as bacteriophages. Those viruses which infect bacteria are called as bacteriophages. और साथ में लिया ई कोलाई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, सिंपल है, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। बैक्टीरियोफाज की दो पॉपुलेशन क्रिएट करी, वायरस की दो पॉपुलेशन क्रिएट करी। एक पॉपुलेशन में वायरस का जो ये प्रोटीन कोट है, हम जानते हैं बाहर वाले कैप्सिड को प्रोटीन के ही बने होते हैं, डन, इसको रेडियो एक्टिव कर दिया। रेडियो एक्टिव कैसे कर दिया, प्रोटीन में हम जानते हैं एक मिथियोनिन होती है और एक सिस्टीन होती है। मिथियोनिन एंड सिस्टीन आर टू अमाइनो एसिड्स दैट कंटेन सल्फर, दैट कंटेन सल्फर। ठीक है, मिथियोनिन एंड साइटोसिन आर द टू अमाइनो एसिड दैट कंटेन सल्फर। तो एक सेगमेंट में वायरस की एक ऐसी पॉपुलेशन क्रिएट करी जहां पर सल्फर का नॉर्मल नहीं रेडियो एक्टिव आइसोटोप डाला गया। तो जितने बैक्टीरिया वायरसेस ग्रो होते गए होंगे, मल्टीप्लाई होते गए होंगे, बाकी सब कुछ नॉर्मल रखा है, बाकी सारे आइसोटोप नॉर्मल रखे हैं, हर एक चीज नॉर्मल रखी हुई है, बस सल्फर जो था उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया गया। फाइन। और दूसरी, और इसका डीएनए नॉर्मल है, इसका डीएनए नॉर्मल है, ये आ गया डबल स्टैंडर्ड। बैक्टीरियोफाज जो यूज किया था वो T2 फाज था और इस T2 फाज का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब आप ऐसे मत सोचना सर आपने तो बोला था कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। सारे वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं होता। ये बैक्टीरियोफाजिस में मैक्सिमम बैक्टीरियोफाजिस का जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। फाइन। अच्छा, दूसरी पॉपुलेशन जो क्रिएट करी गई उसका कैप्सिड नॉर्मल है बच्चों, उसका कैप्सिड नॉर्मल है और उसका जो डीएनए है, डीएनए को बना दिया गया रेडियो एक्टिव। कैसे, डीएनए में हमें पता है फॉस्फेट होता है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, तो फॉस्फेट का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो यूज किया गया। फाइन। तो दो वायरस पॉपुलेशन क्रिएट करी गई, एक का प्रोटीन रेडियो लेबल्ड है, सल्फर हमने रेडियो एक्टिव यूज किया, एक का डीएनए रेडियो लेबल्ड है। देखो हमें तो अभी पता है
कि जब भी वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो अपने प्रोटीन से नहीं, अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल से करता है, चाहे वो आरएनए है चाहे वो डीएनए है। मानते हैं आप? और उन्होंने तो ये चीज हमें कंफर्म करके बताई इस एक्सपेरिमेंट से। तो कैसे किया गया आपको ये समझ आ गया। अब ये वाला सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, सॉरी, ये पहला केस जिसमें सल्फर रेडियो लेबल लिया गया है, और ये वाला केस नंबर 2 जिसमें फॉस्फोरस रेडियो लेबल लिया गया। डन। तो वायरस को हमने रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया, वहां पर वायरस को हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया। डन। अब इस स्टेप के, इस एक्सपेरिमेंट के 3 स्टेप थे। पहला है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या किया गया, जो इकोलाई है, इकोलाई बैक्टीरिया जो है उसको वायरस से इन्फेक्ट कराया गया। हम जानते हैं वायरस ने क्या किया होगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल रप्चर करी होगी, ये देखिए सेल वॉल रप्चर करी बैक्टीरिया की, और अपना जेनेटिक मटेरियल यहां पर अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। डन। अच्छा, जो जेनेटिक मटेरियल अंदर आया, जो जेनेटिक मटेरियल अंदर आया वो रेडियो एक्टिव नहीं है। जो रेडियो एक्टिव था वो तो बाहर की क्या थी, कैप्सिड, और वो सेल के बाहर ही रह गई। सेल में रेडियो एक्टिविटी वाला कंपोनेंट ऐड नहीं किया गया। तो ऐसा हुआ होगा, ये सब कुछ टेस्ट ट्यूब के अंदर कराया जा रहा है। ये बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं, वायरस इन्फेक्ट। ठीक है, ये पहला स्टेप। और डीएनए अंदर आ गया, यहां पर भी वही हुआ। अच्छा, अब की बार डीएनए अंदर आया तो ये जो डीएनए है ये तो रेडियो एक्टिव है, तो यहां पर भी टेस्ट ट्यूब में पहला स्टेप हुआ होगा। ये बैक्टीरियल सेल बेटा, बैक्टीरियल सेल में ये आ गया तेरा वायरस। वायरस ने अपना डीएनए अंदर इंट्रोड्यूस किया। जब वायरस ने अंदर अपना डीएनए इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ डीएनए रेडियो एक्टिव है, अंदर रेडियो एक्टिविटी पास हो गई। यहाँ डीएनए अंदर जो एंटर किया है वहां पर रेडियो एक्टिविटी पास नहीं हुई है। डन। ये पहला स्टेप हो गया इन्फेक्शन। दूसरा स्टेप है ब्लेंडिंग। ब्लेंडर्स, जैसे हम घरों में ब्लेंडर यूज करते हैं शेक वगैरह बनाने के लिए, वैसे लैब्स में भी टेक्निकल ब्लेंडर्स होते हैं। हमने बैक्टीरियल सेल और वायरस सेल को जो जुड़ा हुआ है, वायरस सेल नहीं, सॉरी सॉरी, डीएनए के साथ जो वायरस जुड़ा हुआ है, हमने ब्लेंडर के साथ टेस्ट ट्यूब को वाइब्रेशंस दी, जिसकी मदद से क्या हुआ, वायरस जो है वो बैक्टीरिया से डिटैच हो गया। तो दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ब्लेंडिंग के बाद क्या हुआ होगा, ये रह गए तेरे बैक्टीरियल सेल और ये आ गया तेरा डिटैच्ड वायरस। ठीक है, यहां पर भी यही हुआ दूसरे स्टेप में, सॉरी, यहां पर भी यही हुआ दूसरे स्टेप में। ध्यान दें, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बैक्टीरियल सेल नीचे रह गए होंगे और जो वायरस के कोट्स हैं वो हल्के हैं, वो अलग अलग हो गए। डन। दिस इज ब्लेंडिंग। फाइन। तीसरा स्टेप है सेंट्रीफ्यूज। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, जिसमें हम टेस्ट ट्यूब को एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं, उसको काफी ज्यादा हाई स्पीड में, आरपीएम जानते हैं हम, बाइक्स, गाड़ियों में, 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में आरपीएम मेंशन होता है ऊपर मीटर पे, राउंड पर मिनट्स। तो बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम पे हम टेस्ट ट्यूब को ऐसे रिवॉल्व कराते हैं। तो जो चीज़ें हैवी होती हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं टेस्ट ट्यूब के, और जो हल्की होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या हुआ, बैक्टीरियल सेल नीचे नीचे रह गए, सेटल हो गए, को बोलते हैं बैक्टीरियल पैलेट, हैवी, और वायरस के कोट हवा में, सॉरी, पानी में ऊपर तैरते रह गए। ठीक है जी, यहां पर भी यही हुआ होगा टेस्ट ट्यूब के में तीसरे स्टेप में। ध्यान दें, बैक्टीरियल सेल्स नीचे बैठ गए, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल पैलेट, और जो वायरस की कैप्सिड है वो ऊपर रह गई। ठीक है, फिर चेक किया गया, तीसरे स्टेप के बाद चेक किया गया कि यहां पर जो ऊपर सुपरनेटेंट है, ये ऊपर जो लिक्विड पार्ट है जिसमें ये बैक्टीरियल वायरल कोट्स तैर रहे हैं, इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, सारी की सारी रेडियो एक्टिविटी किसमें पास हो गई, बैक्टीरिया में। यहां पर हाई रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। ठीक है, और अगर आप इस केस की बात करें, यहां पर किसी भी तरह की कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, सारी रेडियो एक्टिविटी आपको कहां दिखी, इस सुपर नेटेंट में। अब जिससे क्या पता चला, साइंटिस्ट लोगों को तो इतना पता ही था कि बाहर क्या है प्रोटीन, अंदर क्या है जेनेटिक मटेरियल। तो जब हमने इस केस में प्रोटीन को रेडियो लेबल्ड किया, वो प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर घुसा ही नहीं। इसका मतलब प्रोटीन कभी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन लेके जाते ही नहीं है, अगली जनरेशन में पास होते ही नहीं है। तभी तो एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी से पता चला ना, सारी की सारी रेडियो एक्टिविटी किस में रहेगी, सुपरनेटेंट में।
बैक्टीरियल सेल्स और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वायरसेस में रेडियो एक्टिविटी पास नहीं हुई। इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इस केस में देखिए, डीएनए रेडियो एक्टिव था, बैक्टीरिया के अंदर आया, बैक्टीरिया के अंदर रह के वो अगले वायरस पॉपुलेशन में कैरेक्टर्स पास करवा गया, रेडियो एक्टिविटी पास करवा गया। क्यों? क्योंकि यहां पर डीएनए ही क्या था? रेडियो एक्टिव। तो इट इज द डीएनए दैट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, और यहां पर हमने ये पता लगाया रेडियो एक्टिविटी की मदद से। फाइन, ये आपकी एनसीईआरटी का फिगर है, ये देखिए। करेक्ट। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये जो P32 वाला केस था, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, जिसमें क्या पड़े हुए थे? वायरस के एम्प्टी कैप्सिड्स। इस केस में हमने डीएनए को रेडियो एक्टिवेट किया था। ये डीएनए ही था जो वायरस से निकल के बैक्टीरियल सेल में चला गया, और बैक्टीरियल सेल से फिर अगले वायरसेस में आएगा। फाइन। और इस केस में ये सल्फर 35, लास्ट स्टेप में क्या लिखा है? नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल्स। प्रोटीन सेल के अंदर गया ही नहीं, रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर गई ही नहीं। रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट जो ऊपर ऊपर का लिक्विड, वहां पर डिटेक्टेड हुई। डन। तो फाइनली इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्लैरिटी आ गई कि भैया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कोई और। तो ग्रिफिथ, एवरी एंड देन दिस हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। करेक्ट? यस, ये आप देख सकते हैं। देखिए, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए में थाइमिन बेस होता है, पिरिमिडीन। आरएनए में यूरेसिल बेस होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होती है, आरएनए में राइबोस होती है। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, आरएनए अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। डीएनए काफ़ी स्टेबल है, आरएनए काफ़ी अनस्टेबल है। डीएनए धरती के ऑलमोस्ट हर लाइफ फॉर्म में पता प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। आरएनए सिर्फ और सिर्फ कुछ वायरसेस में ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। फाइन। तो डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंसेस लिखें, इंपॉर्टेंट हैं, आपको पूछे जा सकते हैं, बोर्ड्स और नीट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं पुत्र जी डीएनए से रिलेटेड पहली प्रोसेस की, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। इसके लिए आपको एक और चीज पहले ही समझनी पड़ेगी। यस, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये आगे भी हमारे सिलेबस में आएगा, पर हम पहले ही बात कर लेते हैं। सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है ट्रांसफर, उसका कैसा पैटर्न है। तो बच्चों, एक सेल के अंदर जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए अपने आप को डबल कर सकता है। हमने अभी प्रोसेस पढ़ा, डीएनए अपने जैसा एक और डीएनए बना सकता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। और डीएनए के अलावा और कोई बायोमोलिक्यूल अपने आप को रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। ठीक है जी। और डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसीलिए क्योंकि उसके पास रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये कुछ ऐसे भी समझिए, ये आपका सेल, ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? आपका डीएनए। अब आपको क्या बोला गया था मेरे बच्चे? आपको क्या बोला गया था? डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर है वो सेल के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जरा देखें कैसे करता है। डीएनए खुद डीएनए न्यूक्लियस से निकल के बाहर नहीं आता है, डीएनए की लोकेशन विद इन न्यूक्लियस ही है। डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म आरएनए। तीन मेजर तरह के आरएनए आप जानते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एंड मेरा पुत्र ट्रांसफर आरएनए, है ना। शुरू शुरू में आया था, ये मैसेंजर है, ये कैटालिटिक है और ये एडेप्टर है। फाइन। इन तीनों ने मिलकर प्रोटीन सिंथेसाइज करवाने हैं। तो ये डीएनए से जो डीएनए बनने की प्रोसेस है, रेप्लिकेशन, बेटा ये भी न्यूक्लियस में ही होती है। डीएनए से जो आरएनए बनने की प्रोसेस है मेरे पुत्र, ये भी न्यूक्लियस के अंदर होती है। फाइन।
फिर इस न्यूक्लियस को बाहर निकाला जाता है, साइटोप्लाज्म में लाया जाता है। ये आ गया तेरा, इस आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर लाया जाता है। तीनों तरह का आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, तीनों ऐसे ही बनेंगे। फाइन, साइटोप्लाज्म में आ गए। अब साइटोप्लाज्म में तेरी एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम पढ़ेंगे हम आगे ट्रांसलेशन के लिए, ऐसे जुड़ता है। टीआरएनए ट्रांसलेशन के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड लेके आता है, जिसके ऊपर कोड है वो एमआरएनए है। तो ध्यान दें, एमआरएनए के ऊपर कोड है प्रोटीन बनाने के लिए, अमाइनो एसिड की पॉलीमराइजेशन के लिए, नंबर 1। टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके आएगा प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, और राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए है जो कैटालिटिक है। तो राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए है जो अमाइनो एसिड्स को जोड़ने का काम करेगा। ध्यान देना, एमआरएनए डीएनए से कोड लेके आएगा और एमआरएनए के ऊपर ये कोड होगा कि अमाइनो एसिड पहले नंबर पे कौन सी लगेगी, दूसरी अमाइनो एसिड कौन सी होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे कौन कौन करेगा। ठीक है, तो एमआरएनए के पास सीक्वेंस है किस चीज के लिए, एमआरएनए डिसाइड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, टीआरएनए विल ब्रिंग अमाइनो एसिड, and ribosomal RNA present within ribosome will link the amino acids. फाइन, और mRNA के पास ये कोड कहां से आया, डीएनए ने उसको बताया। डीएनए इज द बॉस, डीएनए न्यूक्लियस से बाहर कभी भी नहीं निकलता है। ओके बच्चा, अच्छा अब ये आरएनए बाहर आएगा, उससे क्या बनाए जाएंगे, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को मैं अमाइनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन नाम दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं सर, ठीक है। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो जब यहां पर तुम्हारे एमआरएनए ने, टीआरएनए ने और राइबोसोमल आरएनए ने मिलके काम किया तो इन्होंने क्या बनाए, प्रोटीन्स। और मेरे पुत्र, प्रोटीन ही तुम्हारी बॉडी के स्ट्रक्चर और प्रोटीन ही तुम्हारी बॉडी के फंक्शंस या सेल के स्ट्रक्चर या सेल के फंक्शन डिसाइड करते हैं। आपके स्ट्रक्चर और आपके फंक्शंस ही क्या हैं, आपके करेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं और जब हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करते हैं तो हम मॉलिक्यूल लेवल पे चेक करते हैं कि कैसे डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए, आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होती है और कैसे डीएनए अपने करेक्टर को एक्सप्रेस करवाता है। इसी चीज को आप एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए या सिंपली जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। फाइन पुत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन की। लेट्स सी, मैं किसी भी लेक्चर को एटलीस्ट 1.5 आवर या 1 घंटा 45 मिनट्स तक ही एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। फिर हम कोशिश करेंगे इसको अगले लेक्चर में काउंट करेंगे। अभी तक मेरी एफर्ट ये है कि इसको मैं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करूं, बट ये बहुत बड़ा लेक्चर है, चैप्टर है, और मैं ऐसे भी नहीं करना चाहता कि बात बस जल्दी जल्दी बात कर ली जाए। कुछ तो चीज़ें आपको समझानी ही पड़ेंगी। तो इट मे बी पॉसिबल कि इसके 3 सेगमेंट्स बने। फाइन बच्चा, चलिए रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। अब सेमी जो रेप्लिकेशन का मोड है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव। आप इसको पहले बिल्कुल सिंपल लेवल पे समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए, तो अब आपको बेसिक तो पता चल ही गया है, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है, 5 2 3 3 2 5। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है हम बोलते हैं डीएनए, नया डीएनए बनता है। बेटा, नया डीएनए बनने का प्रोसेस बेसिकली पुराने डीएनए को यूज करके ही बनता है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होनी होती है, ये 2 जो स्ट्रैंड हैं ये खुलते हैं, इनके बीच का ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूटता है, ये दोनों ओपन होते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं ऐसे मेंशन कर दूं,
5 to 3, 3 to 5। तो पेरेंटल डीएनए वैसा ही रहेगा, ऑब्वियसली बेसिस भी होंगे ना सामने, हमने उनके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए बट बेसिस तो है ही है, ठीक है। अब इस ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर ये पेरेंट्स डीएनए का, तो दिस इज पेरेंट डीएनए, दिस इज पेरेंट डीएनए, ठीक है मेरा पुत्र। ये पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड, इस एक स्ट्रैंड के ऊपर जो भी सीक्वेंस है ए टी 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 ए टी जो भी है, लेट्स से ये इसके ऊपर जो भी सीक्वेंस है उसी के बेसिस के ऊपर इसके ऊपर दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। दूसरा स्ट्रैंड हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही सिंथेसाइज होता है। और अगर ए है तो सामने क्या होगा पुत्र, यहां पर, सॉरी जस्ट मिनट, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, 5 to 3, करेक्ट। तो अगर यहां ए है तो सामने क्या होगा बच्चा जी, टी आएगा। ए होगा तो सामने क्या आएगा, टी, टी, ए, 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 टी, टी, ए, ए, ए एंड ए। तो और इनके बीच में फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है ना, 2 2 2, मैंने ए टी यूज किए तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड 2 ही होते हैं, करेक्ट, ठीक है मेरा पुत्र। तो जब एक डीएनए से 2 डीएनए के मॉलिक्यूल बनते हैं, तो आप देखिए पहले मैंने ये वाला स्ट्रैंड लिया नीचे वाला 3 to 5, इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था बिल्कुल उसके कॉम्प्लीमेंट्री, ए के ऑपोजिट टी, ए के ऑपोजिट टी, टी के ऑपोजिट ए, इस तरह से बनता है। तो हाफ ऑफ डीएनए का जो स्ट्रैंड है, सॉरी हाफ ऑफ डीएनए जो है वो पेरेंटल ही रहेगा, दिस इज पेरेंटल, और ये न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, करेक्ट। अब जरा आप ऊपर वाले स्ट्रैंड की बात करें, 5 to 3। अब आप ये सोचिए जो नीचे सीक्वेंस था वही ऊपर होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऊपर होगा, ध्यान देना। यहां ए था तो ऑब्वियसली टी, 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 ए, 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 टी, टी, ए, ए, ए एंड ए, क्योंकि इसका और इसका सीक्वेंस तो कॉम्प्लीमेंट्री ही था ना, ये तो हमने उनको जस्ट खोल दिया था। अब इस स्ट्रैंड के ऊपर नया स्ट्रैंड बनेगा। मैंने बताया आपको जब भी डीएनए नया सिंथेसाइज होता है डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 ही होती है, ऐसा क्यों वो हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में। अब नए स्ट्रैंड लगेंगे, नया स्ट्रैंड लगा तो नए बेसिस क्या होंगे, सामने क्या होगा, टी, 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 ए, ए, टी, टी, ए एंड ए। तो पुत्र ये आ गया तेरा पेरेंटल डीएनए, जिसमें एक स्ट्रैंड ये था स्ट्रैंड 1, एक स्ट्रैंड ये था स्ट्रैंड 2। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये दोनों स्ट्रैंड ओपन होंगे, ये आपका स्ट्रैंड 1 विच इज पेरेंटल, दिस इज योर स्ट्रैंड 2 विच इज पेरेंटल। इस स्ट्रैंड के ऊपर जो सीक्वेंस था उसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बनेगा, न्यू 5 to 3 बनेगा और कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। 5 to 3 ये था तो इसके ऊपर 5 to 3 ऐसे बना और कॉम्प्लीमेंट्री बना। तो जब भी डीएनए रेप्लिकेशन में एक डीएनए से 2 नए डीएनए बनते हैं, नए वाले डीएनए में हाफ पुराना ही होता है, हाफ नया आके लगता है। तो डीएनए अपनी रेप्लिकेशन के दौरान 50% खुद को कंजर्व करके चलता है। सेमी माने आधा, कंजर्व अपने आप को मेंटेन करके चलना। डीएनए रेप्लिकेशन मोड इज सेमी कंजर्वेटिव। तो होपफुली आपको ये चीज क्लियर हुई। यस अब इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, मेसल्सन एंड स्टाहल। देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट क्या था। तो मेसल्सन एंड स्टाहल ने क्या किया, बैक्टीरिया लिए, इकोलाई बैक्टीरिया लिया, और इकोलाई बैक्टीरिया को मेरे बच्चे बाकी सारी चीजें नॉर्मल रखी, बाकी सारी चीजें नॉर्मल रखी, बट नाइट्रोजन का 15 आइसोटोप यूज किया। और 15 आइसोटोप हैवी आइसोटोप होता है, वजन में ज्यादा होता है।
जो N14 उसका नॉर्मल है उसको लाइट आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या किया, बैक्टीरिया लिए टेस्ट ट्यूब में, उनको खाना दिया, ग्रो करवाया, बाकी सारी चीजें नॉर्मल रखी, बट नाइट्रोजन का आइसोटोप कौन सा दिया, हैवी आइसोटोप। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। कई जनरेशन तक, मतलब कुछ हफ्तों तक लगातार लगातार ग्रो किया, तो इससे क्या हुआ होगा, यहां पर जितना भी बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया के अंदर जितना भी डीएनए होगा, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, तो डीएनए में क्या होगा, N15 आइसोटोप। ठीक है, और अगर मैं उस डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करूं, मैं डीएनए निकालूं, मैं यहां से बैक्टीरिया निकालूं इस मेन टेस्ट ट्यूब से, उसका डीएनए निकालूं, डीएनए में N15 आइसोटोप है, मैं उसको सेंट्रीफ्यूज करूं, तो मैंने देखा नीचे जैसे ही, क्योंकि जितना वजन होता है वजन के हिसाब से ही, डेंसिटी के हिसाब से ही चीजें नीचे सेटल होती हैं, तो N15 वाला डीएनए, N15 इसलिए लिखते हैं क्योंकि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, तो नीचे सेटल हो रहा है। अच्छा, अब क्या किया गया, इस सोर्स से, इस वाले मेन सोर्स से कुछ बैक्टीरिया निकाले गए, फ्रेश मीडिया में डाले गए, और बच्चों फ्रेश मीडिया में अब की बार N14 ही था, नॉर्मल आइसोटोप था। ठीक है, ठीक है, पहले N15 में ग्रो कराए कभी कई जनरेशन तक, उसका डीएनए देखा कि थोड़ा हैवी आता है नीचे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में, टेस्ट ट्यूब में, वहां नीचे सेटल होता है। फिर यहां से बैक्टीरिया निकाले गए, फ्रेश मीडिया में ट्रांसफर किए गए, और यहां पर अब की बार नाइट्रोजन रख दिया गया 14। बैक्टीरिया हर 15-20 मिनट में डिवाइड होता है, तो जैसे मैंने बैक्टीरिया यहां रखे वो आया 0 मिनट। ठीक है, मतलब जैसे मैंने बैक्टीरिया यहां डाले, इसको मैं 0 मिनट बोलूंगा। फिर हर 20 मिनट के बाद, तो 20 मिनट के बाद मतलब फर्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया आ गए होंगे, मतलब जो मैंने डाले थे उनसे डबल पहली जनरेशन आ गई होगी। फिर यहीं से ही 40 मिनट, दैट इज सेकंड जनरेशन, यहीं से ही 60 मिनट, थर्ड जनरेशन, यहीं से ही 80 मिनट, फोर्थ जनरेशन, एंड सो ऑन, है ना। 100 मिनट्स के बाद फिफ्थ जनरेशन, और हर 20 मिनट के बाद डीएनए निकाला गया। तो जो हर 20-20 मिनट के बाद, तो 20 मिनट के बाद कुछ बैक्टीरिया निकाले गए। ठीक है, बैक्टीरिया का डीएनए निकाला गया, और सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो देखा गया 0 मिनट पे तो बेटा जी सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन में, जब बिल्कुल 0 जनरेशन, अभी कुछ भी नहीं हुआ था, अभी अभी वो डाले थे, तो सारा डीएनए क्या आया, N15। पर जैसे आपने एक डिवीजन के बाद पहली जनरेशन वाले बैक्टीरिया लिए, तो आपको लगता है बैक्टीरिया जब डबल हुआ होगा, डीएनए भी रेप्लिकेट हुआ होगा। और जरा देखो, ये है पहले वाला बैक्टीरिया का डीएनए N15-15, 20 मिनट के बाद क्या हुआ होगा, ये N15-15 खुला होगा, 15-15, और इसके ऊपर जो नया डीएनए लगा होगा दैट इज 14। इस डीएनए का वेट आया हैवी, इस डीएनए का वेट क्या आएगा, हाइब्रिड। ये आ गई फर्स्ट जनरेशन, 20 मिनट के बाद फर्स्ट जनरेशन। फिर दोबारा से डीएनए रेप्लिकेट हुआ होगा आफ्टर 20 मिनट्स, बैक्टीरिया जब डिवाइड हो रहा है तो डीएनए तो रेप्लिकेट हो ही रहा है। अब की बार क्या हुआ होगा, 15 वाला सेपरेट हुआ, उसके ऊपर क्या आया 14, जो 14 वाला सेपरेट हुआ बेटा, 14 के ऊपर कौन सा डीएनए रेप्लिकेट हुआ होगा, 14 ही। यहाँ 15 के ऊपर क्या आया 14, और 14 के ऊपर क्या आया 14, तो इसमें 100% हैवी, इसमें 100% हाइब्रिड, इसमें 50% हाइब्रिड, 50% लाइट। और जैसे 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 जनरेशन बढ़ती गई, वैसे 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 लाइट का कंटेंट बढ़ता जाएगा और हाइब्रिड का कंटेंट कम होता जाएगा। वहीं अब इस डायग्राम में आप देखेंगे। ठीक है, तो 20 मिनट के बाद जो पहली जनरेशन आई होगी, उसका जब डीएनए सेंट्रीफ्यूज करके डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू देखा गया होगा सीजियम क्लोराइड की मदद से, तो उसका बैंड थोड़ा ऊपर बना होगा, तो दिस बिलोंग्स टू
N15 N14, ठीक है, ये 20 मिनट के बाद आया होगा। 20 मिनट के बाद ये वाला बैंड तो दिखा ही नहीं होगा क्योंकि N15 15 तो रहा ही नहीं, करेक्ट। अगले 20 मिनट के बाद एक और बैंड आया होगा विच रिप्रेजेंट N14 N14, और हर जनरेशन के बाद ये वाला डीएनए का बैंड बढ़ता गया होगा और ये वाला डीएनए का बैंड थोड़ा 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 नैरो होता गया होगा, करेक्ट। जिससे हमें पता चला डीएनए की रेप्लिकेशन का मोड क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। ये देखिए, तो दिस इज N15 डीएनए, दिस इज योर N15 डीएनए। ये देखिए सेंट्रीफ्यूज करके N15 N15 मेंशन किया हुआ है, करेक्ट। 20 मिनट के बाद क्या हुआ, ये डीएनए रेड कलर का 15 15 वाला है, ये खुले, ओरिजिनल 15 वाला ही रहा, उसके ऊपर 14 वाला डीएनए स्टैंड आ गया, ओरिजिनल 15 ही रहा, 15 के ऊपर 14 वाला डीएनए रेप्लिकेट हुआ। तो 20 मिनट के बाद क्या है, सारे के सारे हाइब्रिड डीएनए। उसके अगले 20 मिनट के बाद 40 मिनट के बाद क्या देखा गया, लाइट डीएनए 14 वाला, लाइट डीएनए 14 वाला एग्जिस्टेंस में आया, ये आपका हाइब्रिड। फिर 60 मिनट के बाद क्या होगा, इनका नंबर बढ़ता जाएगा और हाइब्रिड का नंबर आहिस्ता 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 कम होता जाएगा, ठीक है। तो 40 मिनट के बाद क्या है, 50% लाइट, है ना, दो लाइट, 50% हाइब्रिड, करेक्ट है। ये देखिए N14 14 का बैंड ऊपर आ रहा है, N15 14 का बैंड नीचे है, और 15 15 का तो उससे भी नीचे होता, करेक्ट। अब अगले 20 मिनट के बाद 60, ये 40 मिनट के बाद की बात है। 60 मिनट के बाद क्या होता, सोचो जरा, 60 मिनट के बाद क्या होता, यस, लाइट वालों का कंटेंट 60 मिनट के बाद, लाइट इज 75% एंड योर हाइब्रिड इज 25%, और ऐसे करते करते लाइट का कंटेंट बढ़ता जाएगा, हाइब्रिड का कंटेंट कम होता जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट था मिसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट विच एक्सप्लेन दैट डीएनए रेप्लिकेशन मोड इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इस सेशन को यहीं रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे आपकी डीएनए रेप्लिकेशन के साथ। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहीं अगर मुझे आपको डिटेल सामने क्लासरूम में बिठा के बताना होता तो आपको काफी अच्छे से मैं समझाता, बट अब हमारे पास टाइम है नहीं। बोर्ड आपका 25 ऑफ मार्च को है, तो हमारे पास यही तरीका है आपको चीज़ों को जल्दी क्विकली रिवाइज करने का। और अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें बाकियों तक पहुंचे, तो जैसे मैंने पहले बताया, काइंडली शेयर द लेक्चर्स, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप 10th में है, क्लास +1 में है, या आपका कोई जूनियर है, आप फिर बच्चे को हमारा ऑफलाइन सेंटर में विजिट करवाएं और रेगुलर क्लास में बैठ के देखें और एक्चुअल में फील करें डिफरेंस कि क्या मज़ा आता है बायोलॉजी की क्लास में, करेक्ट। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। वी विल स्टार्ट विद डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल।